हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद देवराज आर्य में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th से 12th तक की इंग्लिश और ग्रामर को कंप्लीट करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th की जनरल इंग्लिश द स्प्रिंग ब्लॉसम। ठीक है, इसका लेसन 8 लेसन 7 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन 8। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 देख रहे हैं आप। लेसन 8 वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड यानी कि एक कदम आगे। ये जो लेसन है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनके अनुभव को हमारे साथ शेयर किया है। और जब एक बार वो असफल हुए थे किसी इंटरव्यू में, तो उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार अपनी असफलताओं को पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए पूरे आत्मविश्वास के साथ में। तो देखते हैं, बड़ा ही अच्छा जो है लेसन है। वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। एक बार वह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो अपने ट्रेन के डिब्बे में से खिड़की में से उन्होंने क्या देखा कि जो गांव का देहाती एरिया है यानी जो ग्रामीण एरिया है, उसका जो कंट्री साइड किसको कहा जाता है? कंट्री साइड यानी ग्रामीण एरिया, यानी गांव से बाहर का जो एरिया होता है, शहर के बाहर का जो एरिया होता है, वो बिल्कुल तेज़ी से छूटता जा रहा था, तेज़ी से गुजर रहा था। From a distance, the men in the field in their white dhotis and turbans, and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields seemed to inhabit some beautiful paintings. तो उन्होंने क्या देखा? थोड़ी ही दूरी पर जो पुरुष हैं वो अपनी सफ़ेद धोती और पगड़ी में दिखाई दे रहे थे खेतों में, और जो महिलाएं हैं वहाँ भी खेतों में, कौन से खेतों में? धान के हरे भरे खेतों में अपनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी साड़ियों में ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे सीम्ड टू इनहैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जैसे किसी सुंदर पेंटिंग में कोई चित्र लगा हो। इस प्रकार का दृश्य उनको दिखाई दे रहा था। आई सेट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की से बिल्कुल चिपक गया। ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वेर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी विच हैड ए रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, वुमन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स। उन्होंने क्या देखा कि खिड़की से वो चिपके हुए थे, और लगभग सभी जगह, ऑलमोस्ट यानी लगभग एवरीवेयर यानी सभी जगह, लोग अलग अलग एक्टिविटी में, अलग अलग जो है कार्यों में व्यस्त थे, और एक बिल्कुल लय और शांति का वातावरण उनको दिखाई दे रहा था। जो पुरुष थे वहाँ मवेशियों को चरा रहे थे, और जो महिलाएं थी वहाँ नदियों से पानी ला रही थी। ओकेजनली ए चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और तभी कोई बच्चा सामने से आता, वो ट्रेन को हाथ हिलाता हुआ लग रहा था। ना बच्चों की आदत होती है, वो है ना, जैसे ऐसे हाथ हिला के किसी को बाय बाय करते हैं, इस प्रकार से बच्चे जो ट्रेन की खिड़की में से वो देख रहे थे कि बच्चे भी जो है वो हाथ हिला रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य वो देखते हैं अपने कंपार्टमेंट यानी कि जो रेलगाड़ी का डिब्बा है उसकी खिड़की में से बाहर झांक के देखते हैं। इट इज एस्टोनाइंग हाउ द लैंडस्केप चेंज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड। यह बहुत ही आश्चर्यचकित था कि जैसे जैसे वहाँ उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो वो जो भूदृश्य थे वहाँ परिवर्तित होते जा रहे थे, यानी अलग अलग, कभी पहाड़ियाँ दिख रही थी, कभी खेत दिख रहे थे, कभी झरने दिख रहे थे, तो उत्तर की तरफ जा रहे थे और सारे दृश्य देखते जा रहे थे। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स numerous tributaries have invited invasions, turmoil and change. द रीच एंड फर्टाइल यानी कि जो धनी, संपन्न और उपजाऊ मैदान थे, जो खेत थे, कहाँ के? गंगा और गंगा नदी की सहायक नदियों के आसपास की जो उपजाऊ ज़मीन थी, जो धनी ज़मीन थी, जो संपन्न ज़मीन थी, उस ज़मीन ने बहुत सारे आक्रमणकारियों को, बहुत सारी तबाही को और बहुत सारे परिवर्तन को आमंत्रित किया था। इन्वेजन का अर्थ होता है आक्रमण, टर्मोइल यानी कि भीषण, जो प्रबल है ना, जो विध्वंस होता है वो, और चेंज यानी परिवर्तन, यानी उस ज़मीन को हड़पने के लिए बहुत सारे विदेशी आक्रांता वगैरह आए। कौन सी ज़मीन को? गंगा और उसके आसपास की जो संपन्न ज़मीन थी उसको। अराउंड 500 BC यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्य स्वेप्ड इन थ्रू द माउंटेन पैसेस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट। 1500 ईसा पूर्व में गोरी त्वचा वाले आर्य लोग आए, और किस प्रकार आए? वो
एक लहर की तरह आए और यहाँ पर आकर जो है बस गए। यहाँ पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। कहाँ से आए थे वो? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे। द 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम, और 10वीं शताब्दी में कौन आए? मुस्लिम आए। हूँ लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल एंड बिकेम एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ दिस कंट्री। बाद में वहाँ लोकल पीपल यानी कि जो स्थायी लोग थे उनके साथ मिंगल्ड हो गए। मिंगल्ड यानी कि घुल मिल गए और इस देश का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। मुस्लिम लोग भी यहाँ के हिस्सा बन गए। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को जो है जगह दी। और रिलीजियस कन्क्वेस्ट कंटिन्यू, जो धार्मिक कन्क्वेस्ट थी, धार्मिक जो विजय थी, वहाँ अनवरत चलते रहे। कभी इस धर्म के लोग हावी हो जाते, कभी उस धर्म के लोग हावी हो जाते, इस प्रकार की प्रक्रिया भी चलती रही। ऑल दिस टाइम, और इस पूरे समय के दौरान, द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमाइंड लार्जली अनटच्ड। और इस समय के दौरान इंडिया का वहाँ हिस्सा, कौन सा हिस्सा? जो कर्क रेखा के दक्षिण में था, वह रिमेंड लार्जली अनटच्ड। रिमेंड यानी बचा रहा। कैसा बचा रहा? अछूता बचा रहा है ना, उस एरिया की तरफ कोई नहीं गया। सेफ बिहाइंड द सील्ड ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। किसके पीछे सेफ रहा वो? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे का हिस्सा सेफ बचा रहा। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वुवन ए नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअजेबल प्रोटेक्शन फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी ने एक ऐसा ताना बाना बुना कि वहाँ जो एरिया था उसकी अजय सुरक्षा की इन नदियों ने। और जो टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला यानी भारतीय प्रायद्वीप का जो सकरा हिस्सा था, इसकी सुरक्षा किसने की? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी ने एक जाल बनाया कि उस एरिया में कोई भी आक्रांता नहीं घुस सका। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, माई ट्रेन हैड क्रॉस्ड ऑल द जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। अब दिल्ली पहुंचने के लिए मेरी ट्रेन ने इन सारी भौगोलिक बाधाओं को, जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स का अर्थ होता है भौगोलिक बाधाओं को, पार किया। किसके द्वारा पार किया? साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी कि वैज्ञानिक विकास के द्वारा, यानी वैज्ञानिक विकास के द्वारा ट्रेन का निर्माण हुआ और ट्रेन ने तमाम भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए मुझे दिल्ली पहुंचाया। तो हमने अब तक पढ़ा कि एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली के रास्ते में वो सब चीज़ें देखते हैं कि महिला पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं, और वो भौगोलिक दृश्यों के बारे में हमको बताते हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत सारे आक्रांत आए, और जो दक्षिण एरिया था भारत का वह सेफ बचा रहा। किस कारण से बचा रहा? क्योंकि उसके आसपास विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएँ थी, और साथ में नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों ने भी एक ऐसा ताना बाना बुना कि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सका। अब वो दिल्ली पहुँच चुके थे। अब दिल्ली वहाँ क्या करते हैं देखते हैं। आई हेल्टेड फॉर ए वीक इन दिल्ली। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में हेल्टेड का अर्थ होता है रुकना, है ना, रुकना यानी कि वहाँ एक सप्ताह तक लगभग दिल्ली में रुके रहे। और इसके बाद में द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन, और दिल्ली को उन्होंने कौन सा शहर बताया? महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन का शहर बताया उन्होंने। वहाँ पर वो एक सप्ताह रुके। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P, और वो किस इंटरव्यू के लिए गए थे? DTD&P जो एयर यानी कि वायुसेना से संबंधित था। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, यानी किस प्रकार का था वो? कि उसमें निदेशालय तकनीकी विकास और उत्पादन का साक्षात्कार देने के लिए वो वहाँ पर गए थे। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू में साक्षात्कार में कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया। द क्वेश्चंस वेयर ऑफ ए रूटीन नेचर, जो प्रश्न थे वहाँ रूटीन नेचर के थे, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, रोज़मर्रा के स्वभाव के बारे में थे। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और विषय की मेरे ज्ञान को चुनौती उन प्रश्नों ने नहीं दी, यानी इतने डीप उनसे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं किए गए थे, रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। देन आई प्रोसीड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। इसके बाद मैं कहाँ पर गया? देहरादून गया। मेरा एक साक्षात्कार और था, किससे संबंधित था? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड से संबंधित था।
एट द सिलेक्शन बोर्ड पर द इम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनालिटी देन ऑन इंटेलिजेंसी। किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया? इम्फेसिस का अर्थ होता है जोर देना। किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया? पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, ना कि बुद्धिमत्ता के ऊपर। परहैप्स दे वेयर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस, शायद वहाँ फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा देख रहे थे। एंड एन आर्टिकुलेट मैनर का अर्थ होता है सुस्पष्ट वक्ता, यानी उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो फिजिकली फिट हो और सुस्पष्ट वक्ता हो। ठीक है, आर्टिकुलेट यानी सुस्पष्ट, मैनर यानी कि वक्ता। उसका जो है उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका स्वभाव है, वहाँ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि बुद्धिमानी के ऊपर। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, मैं उत्तेजित था लेकिन घबराया हुआ था। डिटरमाइंड बट एंसियस, दृढ़ निश्चयी था बल और साथ में चिंतित भी था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, मैं उत्साही आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था और थोड़ा सा व्याकुल भी था। यानी उनके अंदर कैसी हलचल हो रही थी? उत्तेजित भी थे, घबराए हुए भी थे, दृढ़ संकल्प के साथ में भी थे, चिंतित भी थे, आत्मविश्वास के साथ में भी थे और व्याकुल भी थे। ना तमाम तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही थी। I could only finish 9th in the batch of 25 examined to select 8 officer for commissioning in the Air Force। यानी वहाँ 25 परीक्षार्थियों में से 8 परीक्षार्थियों को चुनना था, उसमें से 9वें स्थान पर रहे एयरफोर्स में। तो वो पूरी मतलब क्या हुआ? 9वें स्थान पर रहे, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आई वॉज डीपली डिसपॉइंटेड, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह निराश हो चुका था। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। और मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था, इस चीज़ को पचा नहीं पा रहा था। मुझे इस चीज़ में बहुत समय लगा इसको पचाने में, कि मेरे हाथों से एयरफोर्स में ज्वाइन होने की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो अवसर था, वो हाथ से मेरा निकल चुका था। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड एंड स्टूड एट द एज ऑफ ए क्लिफ। मैंने अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड से बाहर कर लिया, मैं बाहर आ गया और एक खड़ी चट्टान जो थी, उसकी जो क्लीफ थी, यानी उसका जो ढलान वाली जो चट्टान थी, उसके उस नुकीले सिरे के ऊपर जाकर मैं खड़ा हो गया। देयर वॉज ए लेक फार बिलो, नीचे दूर एक झील थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, मैं समझ गया था, मैंने जान लिया था कि आगे आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे रहेंगे। देयर वेयर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड ए प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे और एक प्लान बनाना पड़ेगा कार्य करने के लिए। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, और तभी मैं ऋषिकेश के लिए निकल गया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के लिए वो ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन से बाहर बहुत सारे भौगोलिक दृश्यों को देखते हैं और हमको बताते हैं क्या क्या देखा, और इस प्रकार वो कुछ जो है भौगोलिक दृश्यों के बारे में हमको जानकारी देते हैं कि कौन सा क्षेत्र जो है अनछुआ रह गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। और वो जब जाते हैं DTD एंड एयर के सिलेक्शन जो इंटरव्यू में जाते हैं, और एक एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में जाते हैं, और वो चयनित नहीं हो पाते हैं, थोड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिसपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो अपने आप ही जो है अंदर से डिटरमाइन करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, एक योजना बनानी पड़ेगी, उसके तहत कार्य करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।